नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह एक सच्ची घटना है और आप हमेशा जागरूक होकर रहें। जागरूकता और सतर्कता इस कहानी का शीर्षक है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। वर्ष 2019 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की को दिल्ली जीबी रोड से अच्छी सैलरी के साथ काम करने के लिए ऑफर आता है, तो नौकरी के लालच में वह कंपनी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह इंटरव्यू देने कंपनी के ऑफिस में बैठी होती है तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने बैठा हुआ है। तभी एक लड़का अंदर उस लड़की के पास आकर पूछता है कि मैडम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी। तो लड़की ने कहा कि मुझे एक कड़क चाय का कप दे दें। तो वह लड़का चाय बनाकर लाता है और उसे चाय पकड़ा देता है। जैसे ही वह चाय पीती है तो वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस चाय में उस लड़के ने कोई कुछ नशे का पदार्थ मिला दिया था। सुबह जब 10-12 घंटे के बाद वह लड़की नशे से उठती है तो वह अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह नग्न अवस्था में पड़ी है। उसके तन पर कोई भी कपड़े नहीं है, वह भूखी प्यासी भी है। यदि वह कुछ भी खाने या पीने को मांगती है तो उसे केवल मार पड़ती है। वह अधेड़ उम्र का आदमी जो सामने बैठा हुआ था वह भी बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उसके शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। वह लड़की इस दृश्य को देखकर बड़ी हैरान है। इस प्रकार से उसके पास एक ही रात में न जाने कितने लोग आए और उसका शोषण करके चले गए। ऐसे ही उसके पास एक दिन एक ऐसा आदमी आया जिसके साथ उसने बड़े लगाव से बातें की और उसे बोला कि क्या वह मेरी मदद कर सकता है, वह मेरे भाई को एक फ़ोन लगा सकता है क्या। पहले तो उस आदमी ने साफ मना कर दिया। वह डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वैश्यालय के लोगों को पता चल जाए और वह उस आदमी की मारपीट शुरू कर दें। फिर उसने बाहर जाकर उसके भाई को एक फ़ोन लगाया कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के वैश्यालय के कोठा नंबर 68 पर है। जब उसके भाई ने पूछा कि आप कौन हैं तो उसने कहा कि मैं अपना पता नहीं बता सकता और उसने फ़ोन काट दिया। वास्तव में वह आदमी भी बंगाल का था और वह लड़का भी बंगाल का ही था। उस लड़के ने घर जाकर अपने माँ बाप से बात की तो कि मैं आज ही दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहन जब से घर से गई थी तब से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अभी उस व्यक्ति का फ़ोन आने से एकदम वह टेंशन में आ गया। उसके माँ बाप ने भी जाने की इजाज़त दे दी और वह दिल्ली पहुंचकर उस आदमी से बोला कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह 3-4 बार वहाँ वैश्यालय में कोठी नंबर 68 में जा चुके हैं और उस लड़की अर्थात तुम्हारी बहन ने ही मुझे फ़ोन करने के लिए बोला था। इसलिए अब तुम वहाँ जाओगे तो केवल ग्राहक बनकर, सीधे मत जाना। वह लड़का प्लानिंग के अनुसार वहाँ वैश्यालय में पहुँच जाता है और वैश्यालय में पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ के मैनेजर को मिलता है और वह क्या देखता है कि वहाँ की मैनेजर को देखकर डर जाता है। वह बहुत मोटी और डरावनी थी। उसने उससे मुलाकात की और कहा कि मैं एक ग्राहक हूँ और मुझे एक सुंदर सी लड़की से हम बिस्तर होना है, तो क्या मुझे अच्छी अभी लड़की मिल सकती है। वह कहती है क्यों नहीं, मैं अभी आपको सभी लड़कियों से मिलवाती हूँ। उसके बाद वह एक एक करके उस वैश्यालय की सभी लड़कियों को उस लड़के से मिलवाती है, लेकिन उस लड़के को एक भी लड़की पसंद नहीं आती। वह बार बार मना करता जाता है। उसके बाद वह मोटी औरत कहती है कि यदि आप इंतजार कर सकते हैं तो मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अभी अभी 1 महीना पहले हमारे पास आई है। वह देखने में बहुत ही सुंदर है और जवान भी है। हर ग्राहक उसको पसंद करता है, लेकिन अभी वह किसी व्यक्ति के साथ कमरे में है। यदि आप चाहें तो उसके लिए 1 घंटा इंतजार कर सकते हैं। हम उसको आपके साथ मिलवा देंगे। वह लड़का इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है। उससे पहले वह मोटी औरत बोलती है कि हाँ, हमारी एक शर्त है कि उस लड़की से मिलने की कीमत बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे के लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। वह लड़का कहता है चलेगा और वह इंतजार करने बैठ जाता है। जैसे 1 घंटा पूरा होने के बाद वह आदमी जो अंदर गया था बाहर आ जाता है। तब वह मोटी औरत उस लड़के को उस लड़की के कमरे में भेजती है। जब वह लड़का अंदर जाता है तो अंदर के दृश्य को देखकर उसका कलेजा फटने को आ जाता है। वह अपनी बहन को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर रो रहा था। उसकी बहन भी अपने भाई को देखकर पहले तो शर्मा जाती है, लेकिन उसके आंसू भी भाई को देखकर झरझर बह रहे थे। लेकिन प्लानिंग के अनुसार उस लड़के को यह नहीं दिखाना था कि वैश्यालय वाले उसको पहचान जाएं कि वह लड़की का भाई है। इसलिए दोनों बहन भाई अंदर एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे का मुंह बंद करके जोर जोर से रो रहे थे ताकि उनकी सिसकियों की आवाज़ बाहर न जाए। फिर चुप होने के बाद बहन ने अपने भाई को अपने साथ बीती हर घटना के बारे में बताया। उसने अपने भाई को बताया कि वह दिल्ली में स्थित महिला आयोग की मुखिया स्वाति मालीवाल से मिलकर मुझे इस गंदगी के गटर से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वह लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी और उसे हर बात का ज्ञान भी था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से किसी के उनका दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई कि आपका निर्धारित समय पूरा हो चुका है। यदि कोई क्लाइंट निर्धारित समय से ज़्यादा समय तक अंदर रहता है तो उसे डबल पैसे देने पड़ेंगे। वह लड़का कहता है कि मैं डबल पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं आऊँगा। निर्धारित समय पर वह बाहर निकल जाता है और अपनी बहन के बताए अनुसार वह महिला आयोग में जाता है। वहाँ पर वह एक ऐसी औरत से मिलता है जो उसे बताती है कि महिला आयोग का जो मेन अध्यक्ष है वह महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम करता है, इसलिए पहले उससे मिलने जाएं, क्योंकि वही टीम तैयार करता है और वैश्यालय में लड़कियों को बचाने के लिए रेड लगाने के लिए टीम बनाता है। वही स्वाति मालीवाल को टीम तैयार करने के लिए बोलेगा तो वह महिला
वह लड़का महिला आयोग के अध्यक्ष के पास जाता है और वह उस लड़की की सारी बात सुनाता है। क्योंकि प्रूफ की जरूरत नहीं थी, लड़का खुद वेश्यालय में उस लड़की से मिलकर आया था। इसलिए महिला आयोग के सभी सदस्यों ने अर्थात स्वाति मालीवाल, किरण नेगी और मनदीप रंधावा सब मिलकर और पुलिस को साथ लेकर वेश्यालय में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह लड़की कमरे में बंद है और उसका भाई भी कमरे में उस लड़की के साथ ही है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो वह लड़की को बरामद कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार से वह उसको ले जाने में सफल हो जाते हैं। दरअसल बात यह थी कि वह लड़की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बंगाल में ही काम करती थी, लेकिन वहाँ पर उसको बहुत कम सैलरी अर्थात 30-35 हज़ार मिलती थी। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी कंपनी में काम करती थी। वास्तव में यह नौकरी का प्रस्ताव उसकी सहेली के पास ही आया था, परंतु उस सहेली के परिवार वाले उस लड़की को दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके बच्चे भी अभी छोटे थे और वह शादीशुदा थी। यह दोनों सहेलियां आपस में फास्ट फ्रेंड थी, इकट्ठा खाती थी, इकट्ठा घूमती थी, इकट्ठे काम करती थी। इसलिए उसकी सहेली ने बोला कि तुम मेरे स्थान पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि वहाँ पर सैलरी भी 1 लाख के आसपास थी। 1 लाख सैलरी के लालच में इस लड़की ने उस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। यह बात जून महीना 2019 की है, जब वह लड़की जून में गई थी। जाने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, उसकी किसी से कोई बात नहीं हो रही थी। तब उस आदमी से ही उसके भाई को पता चला था कि उसकी बहन गलत जगह पर पहुंच गई है। उस जगह पर उस लड़की के साथ हर रोज़ के 20-20 आदमी गलत काम कर रहे थे। वह लड़की वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी को अपने भाई को फ़ोन करने के लिए बोला था। उस लड़की को खुद पता नहीं था कि वह किस तरह से इन गंदे लोगों के चंगुल में फंस चुकी है। जून में ही उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके घर वालों ने बंगाल के थाने में लिखवाई हुई है। जब उस लड़की को बरामद करके उसके घर पहुंचाया जाता है, तब वेश्यालय की मालकिन उस मोटी औरत के विरुद्ध तथा उन सब लोगों के विरुद्ध जो उस लड़की को इस गंदगी में धकेलने में जिनका हाथ था, बंगाल के एक थाने में धारा 370, धारा 376 और धारा 334 और धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, ताकि ऐसे लोगों को सजा मिल सके और उस लड़की को न्याय मिल सके। और इस केस के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में भी छपा था। मनदीप रंधावा भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। पुलिस की कार्यवाही को भी बहुत शाबाशी दी गई थी और साथ में यह भी लिखा गया था कि किस प्रकार से भाई ने अपनी सूझबूझ से अपनी बहन को वेश्यालय से बाहर निकाला। साथियों, यदि इस प्रकार से हम ठीक लोगों का साथ दें या इन वैश्यालयों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं तो शायद बहुत सारी बेगुनाह लड़कियों की इज्जत बचाई जा सकती है। और साथ में इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें पैसे के लालच में किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो हमें ऐसे ही बहुत सारे गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं। जिस प्रकार से यह लड़की गलत हाथों के चंगुल में फंस गई थी। हमें बड़ी सूझबूझ से इस दुनिया में रहना होगा, नहीं तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी को खतरा हो जाता है। तो यह थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। तो साथियों, यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।